नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादी हुंजा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। गिलगित शहर में सप्लाई हो रहा है आलूदा पानी, अवाम हो रहे हैं बीमारियों का शिकार। और वादी में आयुष महकमे की जानिब से इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों की तकसीम। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे जैसे कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वैसे वैसे हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की पोल खुलती जा रही है। एक तरफ मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब डॉक्टरों के अपने अलग ही मसाइल हैं। अस्पतालों में गिनी चुनी सहूलियात के दम पर डॉक्टर्स अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे में बहुत से डॉक्टर बीमार भी हो रहे हैं और कुछ एक लोग तो अपनी जिंदगी की बाजी हार भी चुके हैं। काम का बोझ सिर्फ डॉक्टरों पर ही नहीं बल्कि दीगर पैरामेडिकल स्टाफ पर भी है। इस पर भी इन्हें मुख्तलिफ तरीके से परेशान किया जा रहा है। इस वजह से डॉक्टर्स कई बार हड़ताल करने पर मजबूर भी हो चुके हैं। ऐसा कुछ रोज कबल गिलगित में देखने को मिला और अब ऐसी ही सूरत हाल वादी हुंजा में भी देखने को मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना सिर्फ मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि डॉक्टरों के लिए भी अपने साथ मुसीबतों की सौगात लेकर आया है। एक तरफ दिन ब दिन मरीजों का बढ़ता बोझ, दूसरी तरफ उनके तीमारदारों की उम्मीदें और तीसरी तरफ लगातार ड्यूटी का दबाव। ऐसे में डॉक्टर करें भी तो क्या करें, रही सही कसर उनके अपने ही महकमे ने पूरी कर दी है। जब डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ सहूलियात की मांग करते हैं तो उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं। किसी को ट्रांसफर की धमकी तो किसी को सर्विस से बर्खास्त करने की धमकी। अब ऐसे में हुंजा के डॉक्टरों के पास ले देकर एहतजाज का ही रास्ता बचता है, जिससे कि बहरी इंतजामिया के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। हमारा एक बंदा पॉजिटिव निकला, उसका पॉजिटिव निकलने का एक वजह था कि उसको पीपीई नहीं मिला। जब हम डीएचओ साहब के पास गए तो वो लड़ने लगे, मेरे गिरबान पकड़ने लगे कि आप क्यों बात करते हो। अब मसला ये है कि डीएचओ साहब के पास हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं। डीएचओ साहब के पास वो एबिलिटी नहीं है जो इस डिस्ट्रिक्ट को चलाने का, और वो सिंसियर भी नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए। बहुत सी जगहों पर डॉक्टर्स इन दिनों काम करते हुए खुद ही बीमार होकर घर बैठने को मजबूर हो गए हैं। वैसे ये बात सुनकर किसी को भी ताज्जुब होगा कि ये लोग सहूलियात के नाम पर सिर्फ पीपीई किट मांग रहे हैं, जबकि बहुत सी जगहों पर तो डॉक्टरों को हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर तक नहीं मिल रहा। यहाँ के अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की तो बात ही छोड़िए, एक्सरे मशीन तक का फुकदान है। ऐसे में ये लोग भला कैसे अपना काम ठीक तरह से कर सकते हैं? कैसे मरते हुए मरीजों को मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं? वैसे जब डॉक्टर्स ही महफूज नहीं रहेंगे तो भला मरीजों को कौन ठीक करेगा? यहाँ कई बार डॉक्टरों की तादाद बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। पुरअमन तरीके से हम मार्च करते हुए डीएचओ साहब के दफ्तर जाएंगे, वहां पे वो अगला लाए अमल हमें वो क्या कहता है। अगर वो डटा हुआ है तो मैं कहता हूं या हम सब कहते हैं कि हम भी अपने मौकूफ पे डटे रहेंगे। कोरोना के मरीज अगर इलाज के लिए धक्के खा रहे हैं तो इसमें कसूर यहाँ के डॉक्टरों का नहीं, बल्कि ये जाहिर करता है सिस्टम की उस नाकामी को जिसे आज तक छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। लेकिन कोरोना की वबा ने इस पर से पर्दा उठा दिया। गिने चुने अस्पताल ही इस वक्त कोरोना के मरीजों को भर्ती कर पाने की हालत में हैं। इसीलिए बेशतर मरीजों को या तो घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है या फिर उन्हें इस्लामाबाद जाने को कहा जा रहा है। लेकिन हर कोई तो इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो इलाज के लिए पाकिस्तान की दारुल हुकूमत का रुख करे। और इस बात की भी भला क्या गारंटी है कि वहाँ पर इन लोगों का इलाज हो ही जाएगा, क्योंकि वो लोग तो अपने ही मरीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं। फिर भला गिलगित बल्तिस्तान वालों का इलाज वो क्यों करेंगे? यहाँ मेरे
3 पॉजिटिव पेशेंट मुझे है कि भाई मेरे 3 पॉजिटिव पेशेंट है। बाबी के साथ, बाबी है, अम्मी है और अबू है। बाबी के साथ विदाउट टेस्ट, विदाउट एनी सिम्टम्स जो है मेरे भतीजे जो हैं उनको भी आइसोलेशन में सेम पॉजिटिव केस के साथ अंदर रखा गया है। जब गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना को लेकर मामला गरमाने लगा तो मुतालिका महकमे से लेकर आला हुक्काम तक सभी अचानक नींद से जाग उठे। वजीर आला हाफिजुर रहमान ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया को खिताब करते हुए सारा गुनाह पाकिस्तान हुकूमत के माथे पर मढ़ने की कोशिश की। जनाब ने साफ तौर पर कह दिया कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल काफी महदूद हैं, इसलिए हम चाहकर भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। वैसे हिज़्ब मुखालिफ जमातों का कहना है कि आगामी इंतखाबात को देखते हुए वजीर आला कोई भी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। उन्हें पता है कि वो अगला चुनाव नहीं जीत सकते, और अगर इस बात में कोई शक व शुबहा था, वो रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। वजीर आला के हुक्म पर आला तिब्बी अफसरान भी मीडिया को इंटरव्यू देने सामने आए और मौजूदा खतरे को कम बताने की नाकाम कोशिश की। ये जितने लोग हड़ताली हैं ये बड़े ज्यादती कर रहे हैं। अब कोई भी पेशेंट इनकी हड़ताल की वजह से नुकसान हो गया तो जिसकी ड्यूटी है उस पर मैं एफआईआर करवाऊंगा, ठीक है, तो वो जाकर अपना काम करें। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हल होती हैं। अब डायरेक्टरेट लेवल पे है, डायरेक्टर से भी बात करनी पड़ेगी। कोरोना की वबा तो आज नहीं तो कल जरूर खत्म हो जाएगी, लेकिन इसने आवाम के दिलों पर जख्मों की जो छाप छोड़ी है उसे ये लोग चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। कम से कम गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में तो ये वाकया जरूर याद रखा जाएगा कि जब आवाम हर रोज इलाज न मिलने से अपने अहले खाना की बाहों में दम तोड़ रहे थे, उस वक्त भी हुकूमत अपनी छिछली सियासत में बुरी तरह मशरूफ थी। बेशतर अहलकार और हुक्काम तो कोरोना के डर से घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे थे और आवाम को भेड़ बकरियों की भांति मरने के लिए छोड़ दिया था। अब ऐसे हुक्मरानों को क्या कहा जाए? आला रहनुमा या फिर रहनुमा के नाम पर एक धब्बा? कोरोना की वबा से निपटने के लिए हर सतह पर कोशिश जारी है। एक तरफ हुकूमत और इंतजामिया अपना किरदार मुकम्मल तरीके से निभा रही है, वहीं दूसरी जानिब अवाम भी अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। दरअसल ये बात सभी ने गांठ बांध ली है कि मुश्तरका जद्दोजहद से ही इससे बचाव मुमकिन है। इसी सिमत में नई कोशिश करते हुए इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों को तकसीम किया जा रहा है। ये दवाइयाँ और दीगर चीज बिल्कुल मुफ्त में बांटी जा रही हैं। इससे अवाम को काफी फायदा हो रहा है। कुछ ऐसी ही कोशिश जिला अनंतनाग में देखने को मिली, जहां आयुष महकमे की जानिब से इन दवाइयों को तकसीम किया गया। वादी कश्मीर का जुनूबी जिला अनंतनाग अप्रैल महीने की शुरुआत तक कोरोना फ्री था, लेकिन अचानक से यहां इसके मामलों में उछाल देखा जा रहा है। इस वजह से हुकूमत और इंतजामिया खासी मुस्तैद हो गई है। ऐसे इलाकों की शिनाख्त की जा रही है जहां ज्यादा तादाद में केस देखने को मिल रहे हैं। रेड जोन इलाकों पर खास तवज्जो दी जा रही है। वहां लोगों की टेस्टिंग के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। इस सिमत में महकमा आयुष भी अपना किरदार पूरी ईमानदारी से अदा करता दिखाई दे रहा है। हम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से हैं, जो ये सेंट्रल मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उनकी तरफ से हमारे पास जो मेडिसिन आई हैं इम्यूनो बूस्टर्स, आयुर्वेदिक इम्यूनो बूस्टर्स, यूनानी इम्यूनो बूस्टर्स, ये हम मतलब पूरे म्यूनसिपलिटीज़ में, PSCs में, पूरे गांव में हमने दिए। और रिसेंटली हमें DDC अनंतनाग जो चेयरमैन DDM है उनकी डायरेक्शंस आई कि आप जो रेड जोन के एरियाज हैं मतलब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आप डोर टू डोर कंपेन कीजिए, वहाँ पे आप ये मेडिसिन दे दीजिए। तो हमने 3-4 दिन से स्टार्ट किया। हमने नौगाम, पुशरू, सोमब्रुन, तेलवनी, अच्छाबल, सालिया, ये आपका अखूरा, वहाँ पे हमने 2-3 दिन से दे दी दवाई। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हजारों साल पहले से इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, जिनके प्रयोग से इंसान की इम्यूनिटी में काफी इजाफा होता है। आयुर्वेद के बहुत से डॉक्टर और घरों के बुजुर्ग इनके इस्तेमाल की सलाह देते हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना की कोई सटीक दवा अभी तक नहीं मिल सकी है और इसका टीका बनने के बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, तब सबसे ज्यादा जरूरत है
इम्यूनिटी बढ़ाने के उपायों की। इसलिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के वाबस्तगी रखने वाले लोग जो कि महकमाए आयुष के जेरे इंतजाम आते हैं, इन्हें जिला इंतजामिया ने इम्यूनिटी बूस्टर बांटने के लिए कहा। जो ये घर घर मुहिम चला रहे हैं, ये घर घर जा रहे हैं, दवा बांट रहे हैं बीमारों में, या जो कोई भी है इस्लामाबाद में या मुतासिरा इलाके में, बहुत 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 शुक्रिया हम इस डिपार्टमेंट का करते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट के और इस स्टाफ का जो ये इसमें खिदमत कर रहे हैं, घर घर चल रहे हैं, घर घर दवाई बांट रहे हैं। इसमें ये बहुत एक अच्छा कदम है, इसके हम बहुत 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 शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, आईएसएम डिपार्टमेंट के खास कर। जो आज के हालात के मुताबिक घर घर ये लोग पहुंचते हैं, दवाई लाते हैं, मतलब जो ये दवाई है खास कर दो इस हालात में, तो हमें रियायत मिलता है, बहुत शुक्रगुजार है हम इससे। तो मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ, हम अनंतनाग के रहने वाले हूँ। क्योंकि आज तो घूमना नहीं पड़ता है, उधर नहीं जाना पड़ता है, बहुत हालात ख़राब है। तो इस कोरोना की वजह से हम बहुत शुक्रगुजार है कि ऐसे दवाई मिल रहे हैं, कि हम तो बहुत शुक्रगुजार है इससे। कोरोना वायरस की महामारी से तभी पार पाया जा सकता है जब हर मुमकिन उपाय को अमल में लाया जाए। इसीलिए मुख्तलिफ सरकारी महकमे मुश्तरका तौर पर कोशिश में लगे हुए हैं। जगह जगह पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है वहाँ खास तवज्जो दी जा रही है। एलोपैथिक दवाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और साथ ही यूनानी दवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। हुकूमत के इन इकदामात की आवाम भरपूर तारीफ कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ और ये जो पूरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, सारा डिस्ट्रिक्ट शुक्रगुजार हूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन का, जो उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ सप्लाई किया है, सबों के पास उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो ये कोविड के लिए है। और हमारे जो भी नेबर्स थे, जो भी हमारे रिलेटिव्स, अगेन ये जो हमारे पूरा अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है, ये उन्होंने सारा डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम इनके लिए शुक्रगुजार हैं। कोरोना का खतरा बड़ा है, इसलिए इकदामात भी बड़ी सतह पर किए जा रहे हैं। हर मुहकमा, हर फर्द अपनी जिम्मेदारी में दिलो जान से जुटा हुआ है। हर किसी की बस यही दिली तमन्ना है कि इस आलमी वबा से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को निजात मिल जाए, वो भी जल्द से जल्द। इसीलिए छोटे से लेकर बड़े अफसर तक कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग में उतर चुके हैं। बस अब इंतजार है तो फतह का। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने कहा है कि तालीम में पुराने तौर तरीकों की जगह जदीद तरीकेकार इस्तेमाल में लाए जाने चाहिए। कोविड-19 के वक्त इसकी खास अहमियत है। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान की जानिब से फैलाए जा रहे दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को खास एहतियात बरतने को कहा। जियाउद्दीन अली शाह ने ट्वीट किया है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के माहौलियाती तवाजुन को खतरा लाहक है, लेकिन इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि कंडी बेल्ट में सेब की एक खास वैरायटी तैयार की गई है, जिसे HRMN 99 का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इसे 45 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में भी उगाया जा सकेगा। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान हुकूमत ने 218 लोगों का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है। मैं भी उनमें से एक हूँ। इंसानी हुकूक की इस खिलाफ वर्जी के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित में आलूदा पानी की सप्लाई हो रही है। इस सिमत में डॉन अखबार में एक रिपोर्ट शाया हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल हर बीतते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ कोरोना का खतरा तो है ही, इसके अलावा ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए जूझना ना पड़े। इन्हीं जरूरियात में से एक है पानी की कमी। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, यहाँ पानी का मसला हर वक्त बना रहता है। एक ऐसे खित्ते में जहाँ पानी भरपूर मिकदार में मौजूद है, वहाँ आखिर साफ पीने के पानी की कमी कैसे हो गई? पाकिस्तान ने यहाँ पानी की कमी को पूरा करने के लिए यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया और इन दिनों तो
कोरोना की वजह से वैसे ही कोई भी महकमा अपना किरदार संजीदगी से नहीं निभा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना का ग्राफ तेजी से नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस खित्ते में कोरोना के मामले 1000 की तादाद को पार कर गए हैं, जो यकीनन बेहद फिक्रमंद बात है। यहाँ के लोग कोरोना से डरे हुए तो हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी रोजमर्रा की दिक्कत भी बरकरार है। यहाँ के बेशतर इलाके पीने के पानी की शदीद किल्लत से जूझ रहे हैं। बेशतर बालाई इलाके तो पानी की कमी का शिकार हैं ही, लेकिन बहुत से मैदानी इलाके भी पानी की कमी से परेशान हैं। जिन इलाकों तक पानी पहुंच भी रहा है वो भी बेहद आलूदा है, जिसमें अक्सर कीड़े नजर आते हैं। जाहिर सी बात है कि वाटर डिपार्टमेंट महकमा अपना किरदार निभाने में नाकाम रहा है। भाईजान, पानी जो नलकों में आ रहा है ये बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है और इसमें इतना कचरा आ रहा है। इसमें जब पानी को ले जाकर कूलर में रखा तो ये जो है खाली जो है उसके अंदर कीड़े होते हैं, मच्छर होता है, तो पानी बिल्कुल साफ नहीं है। इस पानी की आलूदगी की वजह से जो है ज़्यादा बीमारियां फैल जाती है और लोग कहते हैं भाई आप लोग एहतियात करो। एहतियात किस तरह करेंगे जब इसी पे ही एहतियात नहीं है? तो अब डायरेक्ट ही पानी पी लिया तो वो पीने के ही काबिल नहीं, उससे ही जो है छोटे बच्चे बीमार होते, बड़े बीमार हो जाते। पानी का तो कोई निज़ाम ही नहीं है ना। गिलगित में किधर निज़ाम है? निज़ाम हो तो ऐसा हालत नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि गिलगित में शहरियों को फराहम किया जाने वाला जो पानी है उसमें टाइफॉइड के जरासीम मौजूद हैं। इस मंजर को देखने से मालूम चलता है कि जो मेन वाटर कॉम्प्लेक्स है इसके चारों एतराफ से ये खुली जगह है। जरा सी हवा चलती है तो मिट्टी, गर्द गुबार इन टंकियों में चला जाता है। सूरत हाल इसलिए ज्यादा बदतर हो जाती है क्योंकि सफाई का कोई माकूल इंतजाम यहाँ नहीं है। ये टंकियाँ खुली हुई हैं, यानी इन पर छत नहीं डाली गई है। यही वजह है कि जो मुख्तलिफ किस्म का कचरा है वो इनमें शामिल हो रहा है। सफाई न होने की वजह से इनमें अक्सर रेत और मिट्टी नजर आती है। हालांकि मुतालिका महकमे के अहलकारों की अपनी अलग ही दलील है। इस वक्त टाइम है बर्फ़ पिघलने का, तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये इशू है कि जब वो बर्फ़ पिघलती है तो हमारे जितने भी कैचमेंट एरियाज़ हैं जहाँ से वाटर सप्लाई होती है ये स्प्रिंग बेस तमाम नहीं हैं, ये ज़्यादातर ग्लेशिएटेड वाटर हैं। तो इसमें ला महल्ला मिट्टी के साथ साथ बहुत सारी जो है ना मिनरल्स भी इसमें आती हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इस चीज़ को एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड तरीके से इसको हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात हैं, इसमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान जो है वो प्रपोज्ड है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा गांव और कस्बा नहीं है जहां से कोई दरिया न गुजरता हो, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत, अवाम या तो प्यासे रह जाते हैं या फिर आलूदा पानी पीने को मजबूर हैं। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से यहाँ हुकूमत करने वाली इंतजामिया का ही कमाल है कि यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए या तो मीलों का सफर तय करना पड़ता है या फिर गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। ऐसा पानी पीने से अवाम को सेहती मसाइल दरपेश है। किसी को किडनी की बीमारी हो गई है तो किसी को लीवर की। ये पानी इस वक्त जो नलके में हमारे पास आ रहा है इसमें बिल्कुल गंदा पानी है। इस वक्त बाज़ औक़ात इससे कीड़े भी निकलते हैं, गंदगी, गंदला पानी है, बीमारियां बढ़ रही है इसकी वजह से। तो हुकूमत को चाहिए कि हम एक साफ पानी मुहैया करें। गिलगित शहर में दरिया का पानी भी लिफ्ट करके मुख्तलिफ आबादियों को दिया जाता है, जिसमें कोनोदास, नगर कॉलोनी, यूनिवर्सिटी कैंपस, सकवर और मिनोर के इलाके खासे अहम हैं। इस दरिया का पानी जो कभी बेहद साफ सुथरा हुआ करता था, अब काफी आलूदा हो चला है। इसके लिए लोगों की लापरवाही काफी हद तक जिम्मेदार है। लोग बहुत ज्यादा कचरा दरिया में फेंकते हैं। इसके अलावा मवेशियों के नहलाने और गाड़ियों की सफाई की वजह से भी दरिया का पानी रोज बरोज नाकाबिले इस्तेमाल होता जा रहा है। इस वजह से साफ पानी की अदम फराहमी का मसला हर दिन बढ़ता ही जा रहा है।
पानी जो है गिलगित में पहले तो आता ही नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं आता है, नलको बिल्कुल खुश्क ही रहते हैं। अगर पानी आ भी गया तो ऐसा गंदा पानी आता है, सारा ही मिट्टी आ जाता है, रेत के टुकड़े आ जाते हैं और सारा कचरा गंदा वाला पानी आता है। तो ऐसे पानी से जो है ना बीमारी बढ़ती जाती है। बात अगर खास तौर से गिलगित शहर की हो तो यहाँ आलूदा पानी की सप्लाई के लिए एक और बड़ी वजह भी जिम्मेदार है। गिलगित का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस बिल्कुल दरिया के किनारे वाक़ा है। मरे हुए जानवरों की गंदगी को सीधे दरिया में बहा दिया जाता है, जिससे आलूदगी में बेपनाह इजाफा होता है। इसके लिए हुकूमत को कई बार ताकीद की जा चुकी है, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जाहिर सी बात है कि अवाम की सेहत से मानो हुकूमत को कोई लेना देना ही नहीं है। अवाम बीमार हों तो होते रहें, हुक्मरानों की सेहत तो दुरुस्त है ना। पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारतीय फौजी पोस्टों और आसपास के लोगों को गोलीबारी और मोर्टार शेलिंग का निशाना बनाया जाता रहा है, जिसकी वजह से अक्सर मकामी लोगों को जानमाल के नुकसान का खतरा बना रहता है। कोरोना के इस दौर में भी जब खुद पाकिस्तान इससे बुरी तरह से मुतासिर है, तब भी पाकिस्तानी फौज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सरहदों पर पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तानी फौज अक्सर शेलिंग करती रहती है, लिहाजा मकामी लोगों की कीमती जिंदगियों को महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर बंकरों का तामीरी काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। बरसों से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की के माहौल को मुतासिर करता आया है। इसके लिए पाकिस्तान सरहदों पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दरअंदाजी का सहारा लेते आया है। पाकिस्तान की तरफ से वक्तन फवक्तन होने वाली फायरिंग और मोर्टार शेलिंग का सबसे ज्यादा नुकसान सरहदी इलाकों की मकामी अवाम को उठाना पड़ा है। इस सिमत में मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से सरहदी इलाकों में निजी और कम्युनिटी बंकर्स बनाने का मंसूबा कायमे अमल में लाया गया। इन सरहदी इलाकों में जिला पुंछ भी शामिल है, जहां पर लोगों की हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर बंकर्स तैयार किए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से बंकरों की तामीर का काम कुछ वक्त के लिए रुक गया था, जो अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। हम तो गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि जो ये बंकर बन रहे हैं, ये तो हमारे लिए मान रहे हमारी मतलब जानों के हिफाजत के लिए कि पाकिस्तान का यहाँ जो फैर होता है बहुत बड़ा होता है, तो अलहदा जो हमारे बंकर ये मतलब और मकान रहेंगे इनके लिए भी ये बंकर चाहिए। यहाँ पे बैंकरों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम अपनी गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जेई जो है हमारे ये 24 घंटे इधर घूमते रहते हैं, काम को देखभाल कर रहे हैं। बाकी बैंकर बन रहे हैं जो रह चुके हैं। उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें देगी और शेयरिंग होती है डेली, तो अगर और भी मिल जाए हमें तो हमारी जानें बच जाएं। कुछ अरसा कबल तक पाकिस्तान की ओर से होने वाली फायरिंग से यहाँ के लोगों को जानो माल के नुकसान का डर बना रहता था। इन रिहायशी इलाकों में दिन रात होने वाली फायरिंग से लोगों को काफी परेशानी होती थी। मकामी लोग जाग जाग कर रात बिताते थे। तालिबे इल्मों को अपनी पढ़ाई लिखाई से भी महरूम रहना पड़ता था, लेकिन अब बड़ी तादाद में इन बंकरों के बन जाने के बाद से ये लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। सरहद पर होने वाली फायरिंग से बचने के लिए इन पनाह गाहों के जरिए लोगों को अपनी हिफाजत करने में काफी मदद मिल रही है। यही वजह है कि मकामी अवाम बचे हुए बंकरों की जल्द से जल्द तामीर की बात कह रहे हैं। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इतने शुक्रगुजार हैं कि हमारे हर घर के पास बैंकर बन रहा है। तो हम आज भी इस मीडिया के जरिए से कहते हैं जो बैंकर रह चुके हैं, क्योंकि आज 2-3 दिन से कश्मीर हर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ शेलिंग हो रही है, तो हम आज फिर गुजारिश कर रहे हैं कि जो घर हमारे रह रहे हैं उन हर घर के पास बैंकर हो, हमारी जानें बच जाए। पाकिस्तान एक लंबे वक्त से ही जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्कियाती माहौल को मुतासिर करने के लिए दहशत गर्दों की घुसपैठ करवाकर दहशत गर्दी को बढ़ावा दे रहा है। लिहाजा मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐसे पनाहगाह तैयार होने से सरहदी इलाकों के अवाम काफी मुतमईन हैं, क्योंकि इसके जरिए पाकिस्तान की जानिब से वक्तन फवक्तन बिला इस्तेयाल होने वाली फायरिंग से
अपनी जानो माल की हिफाजत में उन्हें मदद मिलेगी। बंकरों की तामीर पर महकमा PWD के एहलकारों का कहना है कि उनके पास इस इलाके में तकरीबन 700 बंकरों के तामीर का ठेका था, जिसमें से 550 बनकर तैयार हो गए हैं। बचे हुए 150 बंकर भी अगले 2 महीनों के दरमियान तैयार हो जाएंगे। बंकर्स तो बहुत मुफीद चीज़ हैं, जिसका तो बेनिफिट आप हर एक को पता है। इस वक्त पब्लिक को बेनिफिट मतलब बहुत से बंकर्स बन के पब्लिक को हैंड ओवर हो चुके हैं और वो मुश्किल हालात में उनको यूज़ कर रहे हैं। तो जो बाकी रिमेनिंग है वो भी हमारा ये टारगेट है कि हम विदिन 2 मंथ्स जो हैं वो कंप्लीट कर दें। और ये यहाँ पे तो आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जो है वो वक्तन फ़क्तन होती रहती है, और जिसमें हमारे लोग जो है वो फौरन बंकर्स में चले जाते हैं सेफ्टी के लिए। बंकरों के जरिए पाकिस्तान की जानिब से होने वाली फायरिंग के दौरान इन लोगों को फौरन ही इन पनाहगाहों में पहुंचकर अपनी और अपने अहले खाना के बचाव में मदद मिल जाती है। यही वजह है कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों ही जगहों पर बंकरों की तामीर का काम हो रहा है। सांबा, पुंछ, जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों में अधिकतर कम्युनिटी बंकर तामीर किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनमें पनाह ले सकें। इनके अलावा निजी बंकर भी तामीर किए गए हैं। खतरे वाली जगहों पर हर थोड़ी दूर पर कम से कम एक बंकर जरूर तामीर किया गया है, या फिर इस काम को जल्दी पूरा करने का लक्ष्य है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।